फेस्टिवल की छठा सेमिनार करने की जो शुरुआत की, ये बहुत ही इसकी आज की जरूरत के अनुरूप है। बहुत कुछ करने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, अपडेशन नहीं है। मैं काफी देर से जुड़ा हुआ था और मैं अपना समय उन सब बातों से बचाऊंगा जो हमारी उत्तर प्रदेश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिसेस श्रीमती कटियार जी ने कही, उन सबको हम मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा हटकर बात करना चाहता हूँ। वास्तव में साइंस का इस कोरोना काल के बाद, वैसे तो हमेशा ही बिना साइंस के मानव जीवन अधूरा है, लेकिन साइंस को जन सामान्य तक हर परिस्थिति में उसकी लाइफ की कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए कैसे उपयोग किया जाए, उसका जीता जागता उदाहरण ये डिफरेंट कई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने कई कार्यक्रम किए। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रमुख सेक्टर में अभी इन दिनों इस कोरोना की महामारी के समय इसका उपयोग करके बहुत फायदा हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा पूरी डायरेक्शन को एक और दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एमएसएमई मिनिस्ट्री भी है। एमएसएमई मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा फेलियर होता है तो आरएनडी बहुत कम है हमारे एमएसएमई या मध्यम वर्ग की पूरे इंडिया में इंडस्ट्रीज के पास, रादर ना के बराबर है। हमारी सीएसआईआर की लैब्स को हम कैसे एमएसएमई इंडस्ट्री से ज्यादा कनेक्ट करें, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य कई ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर रही है, उस टेक्नोलॉजी को कॉमन प्रोडक्शन और मध्यम एमएसएमई में अगर ले जाएंगे तो हम एक साथ कंट्री की 3 मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी मैं अगर देखूं तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था हमारा पैसा हम चाइना से या अन्य देशों से मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और हमारा नौजवान बेरोजगारी को मरता है। अगर वास्तव में टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी को एक यंग एंटरप्रेन्योर पे एक नेग्लिजेबल या अफोर्डेबल कास्ट पे ज्यादा से ज्यादा with a direction that what is the most economical volume to have the production base or to create a cluster for individual zone। अगर इस पे थोड़ी सी बहुत गहराई से मेहनत की जाए तो हमारा इनपुट बिल पे बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो उनकी स्पीच को भी मैं बहुत बारीकी से सुन रहा था। उसमें उन्होंने 3-4 बातें कही, चाहे हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की बात कही हो, चाहे ब्लू या ग्रीन एनर्जी की बात करी हो, चाहे उसके माध्यम से अन्य चीजों की। अब उस बात को केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो विभिन्न डिपार्टमेंटों का समन्वय करते हुए नीचे तक ले जा सकता है। हमने अभी एमएसएमई मिनिस्ट्री ने और विज्ञान भारती एवं मेपकॉस के माध्यम से हमने हर 10 दिन में एक वेबिनार के माध्यम से नौजवानों को नए उद्योग कैसे शुरू करना, उनकी क्या तकलीफें आती है, क्या टेक्नोलॉजिकल हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अब वो जमाना आ गया जब पुराने जमाने में 10 से 15 साल तक एक टेक्नोलॉजी चल जाती थी। अब 3 से 5 साल में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं। उन सब चेंज को कॉमन आदमी तक कैसे ले जाया जाए, उन सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से
हम कैसे अपनी कॉस्ट को इकोनॉमाइजेशन करें, उन सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे एजुकेशन की चर्चा हुई, तो मैंने मेरी विधानसभा के सभी सरकारी स्कूलों को, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को डिजिटल एजुकेशन में बदल दिया। कोचिंग संस्थाओं की जगह मैंने 11th-12th के साइंस के सभी बच्चों को टैबलेट देके 24/7 ऑनलाइन कोचिंग एट देयर होम देने का प्रयास किया। अब इन सब चीजों को अगर ऑल इंडिया लेवल पर थोड़ा सा सब्सिडाइज करके अगर इसको प्रमोट किया जाए, तो करोड़ों बच्चों के भविष्य का बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। चाहे वो एजुकेशन का विषय आए, चाहे हम उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के विषय में बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर में उसका देखें। एग्रीकल्चर में भी मैं अभी जैसे कई जगह कई बार बात करता हूँ कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पे ही सब कुछ चीज़ें छोड़कर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की भी अपनी साइंटिफिक लैब्स हैं उनमें, और हमारी साइंस की जो अपग्रेडेड और फर्दर सुपर स्पेशलाइज्ड टीम हमारे पास जो है, उन दोनों को मर्ज करते हुए, उन दोनों के बीच में समन्वय पैदा करते हुए कैसे पर एकड़ एग्रीकल्चर आउटपुट में हम चेंज लाएं, कैसे हम प्रोटेक्टिव फार्मिंग में को और इकोनॉमिकल और वाइबल करें कि वो कम कास्ट पे, और उसको के बारे में और ज़्यादा गहराई से उतरें। क्योंकि वास्तव में आज 3 सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। एमएसएमई के माध्यम से इंडस्ट्री लाके युवाओं को रोजगार देना, दूसरा एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ा के हमारी आज 65% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, उसकी लाइफ की सुविधा और उसकी इनकम को बढ़ाना। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है कि यूथ का, नई पढ़ने वाले विद्यार्थियों का साइंस में रुचि बढ़ाते हुए उसे उनको कोर साइंटिफिक रिसर्च में कैसे इन्वॉल्व करना, ताकि अभी हम कई चीज़ों के लिए बहुत लिमिटेड हमारे पास स्टाफ है, उसको आगे बढ़ाना। मैं अगर बात करूं कि इन सब चीज़ों को अगर अपन मर्ज करें, अभी फूड कंजम्पशन का बिहेवियर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। CSIR की मैसूर की लैब सबसे अच्छा काम उसमें कर रही है, ऐसा मुझे बताया गया, लेकिन उसको और कॉमन आदमी तक उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़े, कॉमनली अवेलेबिलिटी कैसे हो कि भैया सीए अगर फूड प्रोसेसिंग में, क्योंकि टाइम की भी कमी है, वर्किंग की भी कमी है, तो हम कैसे आगे बढ़े, इन चीज़ों पे फोकस करना। फिर वहाँ पे भी अगर हम जितने भी पूरे इंडिया के अलग अलग जगह इंडिविजुअली कोई भी फूड प्रोसेसिंग की उसमें कोई भी उसमें चीज़ें डेवलप करें, उसको उस लैब से कनेक्ट कैसे करें, और कनेक्ट करके उसका बेनिफिट उसके पास भी पहुँचे और इंडस्ट्री को भी कैसे पहुँचे, कुछ इस एंगल से भी हमें थोड़ा बहुत सोच विचार करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग, अगर हम सी के अंदर के जितने डिफरेंट मिनरल्स के बारे में सोचें, तो जितने हमारे अर्थ पे मिनरल है उससे कई गुना ज़्यादा, कई ज़्यादा वैल्यू के सी के अंदर मिनरल्स हैं, उनके बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन साथ ही अभी एक बड़ी और जरूरत की चीज़ आ रही है, एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी। इसके बारे में कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी साइंस डिपार्टमेंट अवेयरनेस शुरू कराकर उसकी इम्प्रूवमेंट से लाइफ की कन्वीनियंस को कैसे सुधारा जाए, ऐसे कुछ विषयों पे, अलग अलग विषयों पे अलग अलग समय पे कुछ चर्चा करें। और उसमें क्योंकि आज आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ thousands of scientists must be listening from the throughout the world our conversation, और उन कन्वर्सेशन के माध्यम से उन्हें ये महसूस हो कि उन्होंने अपने जीवन में जितना अध्ययन किया
उस अध्ययन और उस रिसर्च को और उसकी कॉस्ट की इकोनोमाइजेशन को कैसे किसी एंटरप्रेन्योर के साथ कनेक्ट करके उसका बेनिफिट एट ए मच लार्जर स्केल एंड मच बेटर वे और स्प्रेड किया जाए, क्योंकि साइंस कभी भी किसी एक व्यक्ति या एक संस्था की तरक्की के लिए नहीं सोचा जाता है, पूरे समाज और पूरे देश की तरक्की के लिए साइंस का उपयोग हो। और दैट इज व्हाट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर का आई कैन प्रेज्यूम एंड आई एम श्योर दैट वही सोचकर पिछले ये छठा सेमिनार वो कर रहे होंगे। हर सेमिनार में कुछ नए इश्यूज, नई बातों पे अलग अलग एंगल से बातें होती है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग एमएसएमई के साथ मिलकर काफी एम्प्लॉयमेंट को फोकस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वांट्स, कि हम हर तरीके से हमारे नए एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते हुए उसे अपॉर्चुनिटी देते हुए कंट्री को में जो आत्मनिर्भर भारत की जो डेफिनेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दी, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सोच को जमीन पे उतारते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी ये कहना है कि जब तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ना हो तब तक आत्मनिर्भर भारत भी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग पूरा प्रयास कर रहा है कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल और मोस्ट वाइबल वॉल्यूम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा करके, सोर्स इकट्ठा करके टेक्नोलॉजी को एट द चीपेस्ट कास्ट कैसे पहुंचाई जाए। और मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी R&D सेक्टर है उनके लिए मेरा एक सुझाव, मैंने पिछली एक सेमिनार में भी माननीय मंत्री जी से कहा था कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से आप मिलकर आग्रह करके पूरे इंडिया के 2% CSR फंड में से आधा प्रतिशत फंड किसी भी हालत में R&D for industries and for other things must be provided. So if our R&D and technology is improved, our every other problems which we are facing, let it be unemployment, let it be import import of items, let it be other things, उन सब में हमको रिलीफ मिलेगा, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। मैं दो और छोटी छोटी सी बातें कर अपनी लाइन को, अपने शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत देर से बहुत लंबा विषय चल रहा है। कहीं ना कहीं हम मध्य प्रदेश में तो हमने ये प्रयास किया है इस मेपकॉस्ट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से और विज्ञान भारती को मिलाकर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब का कंबाइंड एफर्ट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू कर वहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर को जोड़ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, मैक्सिमम प्रोडक्शनाइजेशन करना, और जो प्रोडक्ट जिस एरिया की स्पेशलाइजेशन है उस पे उसकी बेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया की लाकर वहाँ तक द मोस्ट viable so that he can produce and he can serve for the country. That is what our aim is. I once again thanks a million to Honorable Minister and Vibha, जिनके माध्यम से, दोनों के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार हमेशा हर पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हर कदम पे कदम मिलकर आगे बढ़ना चाहती है। आप सबके सहयोग से, आप सबके सपोर्ट से और अपन सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद। Thank you very much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। Like you have shown the directives of how to link knowledge to market and the society in a very innovative way. Like it's a very innovative direction you have shown, and definitely we will try to build it within our
not only in Madhya Pradesh तो कर ही रहा है। हम ये जो आपकी जो दिशा है, ये दिशा दूसरे जो पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो सिस्टम है, इसमें हम लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। So now I invite the honorable minister from Puducherry, Sri M. Kandasamy ji. Sir, are you here? Sri M. Kandasamy ji, like, are you here, sir? Hello. Yeah, yes, sir. Yeah. Yeah, sir. Like. வணக்கம் சார். மாண்புமிகு. Hello. Yeah. Hello. Yes, we can hear. We can hear you. Yeah. Sir, only Tamil sir. மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர்கள், மாநில அமைச்சர்கள் மற்றும் மத்திய மாநில அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம். 4 நாளாக இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு மாநாடு நடத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க. மகிழ்ச்சி. புதுச்சேரி மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு 6 கோரிக்கையை வந்து நாங்க ஃபேக்ஸ் மூலமா அனுப்பிடுறோம் ஆங்கிலத்தில். ஏன்னா தமிழில் பேசினா மினிஸ்டருக்கு ஆஃபீஸுக்கு புரியுதான்னு தெரியல. எங்களுடைய இயக்குனர் வந்து ஃபேக்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்ப சொல்லிடுறேன் சார். புதுச்சேரி மாநிலம் வந்து தமிழக, கேரளா, ஆந்திரா 3 மாநிலத்தை சேர்ந்து இருக்கிறது. நிதிகள் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல சார். நிதி வந்து ரொம்ப பற்றாக்குறையா இருக்கிறது. அதே போல வந்து காலேஜ், ஸ்கூலு இதெல்லாம் லைப்ரரி வைக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணீங்கன்னா சரியா இருக்கும் சார். என்னது காரைக்கால், மாஹி, ஏலம், ஏன்னா அறிவியல் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கிறது. ஏன்னா உங்களுக்கு திரைப்படமாக இருந்தாலும், தொழிலாக இருந்தாலும், கல்வியாக இருந்தாலும், இப்போ விஞ்ஞானி மூலியமாக தான், அறிவியல் மூலியமாக தான் நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. எங்கள் மாநிலத்துக்கு 100% எல்லா திட்டத்துக்கும் பணம் வழங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும் சார். ஏன்னு சொன்னால் புதுச்சேரி மாநிலம் வந்து இன்னைக்கு நிதி நிலைமை இல்லை. போன அரசாங்கத்தில் 70% கொடுத்தாங்க, இப்போது 26% தான் இருக்குது. 26% இன்னைக்கு அரசு ஊழியர்களும் இன்னைக்கு சலுக்கை செய்கிற அளவுக்கு இல்லை. நீங்கள் எது செஞ்சாலும் மாநிலத்துக்கு வந்து எங்களுடைய புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கு ஒரு 100% எல்லா திட்டத்துக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சரியா இருக்கும் சார். கேக்குதா சார்? அவங்க கேக்குதான்னு தெரியலையே. நம்ம பேசிக்கிறோம். அவங்களுக்கு எப்ப சொல்லுவாங்க? கேக்குற போல தெரியலையே. ஆமா சார், மினிஸ்டர் இஸ் ஆடிபிள் சார். ஹலோ. Sir, it is audible. Thank you, sir. Thank you, sir. நல்லா கேக்குது, பேசுங்க. இது audible. என்ன சார்? நல்லா கேக்குதுங்க சார், நீங்க பேசுங்க. சாருக்கு தமிழ் தெரியுதா? ஆமா, நான் தமிழ்நாடு. சார். ஆமா. ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். டெல்லியில போய் தமிழ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். எங்களுடைய மாநிலம் வந்து சிறிய மாநிலம், கொஞ்சம் நிதி பற்றாக்குறைலாம் இருக்கு சார். நிதிகள் ஒண்ணு இல்லை சார். எந்த நிதியும் தொழில் அதிகமா இல்லை. நீங்க ஒரு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அதிகாரியாக இருக்கிறதுனால சார், ஆபீசர் கொஞ்சம் புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கு என்னென்ன மற்ற மாநிலத்துல என்னென்ன சலுகை இது அது ஒரு 100% கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க சார். இங்க இருக்கிற காலேஜ் மாணவர்கள், இளம் விஞ்ஞானிகள் வந்து மற்ற மாநிலத்துக்கு போய் பயிற்சி எடுக்கிற போல கொஞ்சம் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும் சார். இங்க வந்து காரைக்கால், மாஹி, ஏலம், புதுச்சேரி 3 மாநிலத்தை சேர்ந்து எங்க மாநிலம் இருக்கிறது சார். அதனால நீங்க கொஞ்சம், நான் வந்து இயக்குனர் அனுப்புவேன் சார். டைரக்டர் வந்து பேக்ஸ் அனுப்ப சொல்றேன் சார். நாங்கள் ஒரு 6 கோரிக்கை வச்சிருக்கிறோம். அது உங்களோட நேரத்தை நான் வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு விருப்பப்படல சார். அதே போல பாத்தீங்கன்னா நீங்க முன்னே மத்திய அமைச்சர் வந்து பேசக்குள்ளேயே நான் இல்லை சார், நமக்கு வேண்டிய மினிஸ்டர் தான் அவரு. இருந்தாலும் நீங்க 2வது தடவை எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துக்க நன்றி சார். நான் வந்து உங்களுக்கு பேக்ஸ் அனுப்பிடுறேன் சார். தேங்க்யூ சார். Sir, thank you, sir. Thank you from Government of Puducherry, sir. Thank you very much, sir. Thank you for your the address. Thank you very much. Thanks, sir. Now I would like to invite
Dr. K.T. Sudhir, the Principal Secretary of Science and Technology, representing Honorable Minister of Facility Government of Kerala. Sir, Dr. Sudhir, are you here, sir? Yeah, good evening. Good evening, sir. Yeah. So, thanks for the invitation. And at the outset, I would also like to congratulate DST and the organizers for this wonderful event. In the context of COVID-19, we have been struggling a lot, but still, it was organized in a very nice way, and I should say excellent way, and was glad to be part of it. And the Kerala State Council also has participated in the virtual pavilion. So coming to the remarks from the Kerala government, I would like to mention that Kerala State Council has headquarter at Trivandrum and also host around 9 research institutes, which basically takes care of explicit research in different aspects, specifically pertaining to Kerala related problems to identify scientific solutions. So they are Forest Research Institute, Transportation Planning Institute. Then we have 2 botanical gardens. Then there is an institute for water resource development. And we also have a unique institute called Kerala School of Mathematics and Ramanujan Institute for Basic Sciences. So specifically, we cover all aspects of science and technology as well as environment for in terms of research. And recently, Kerala State has been experiencing the natural calamities. One of them is the floods and landslides. And we had an institute called Climate Change Studies Institute in Kottayam, which was with the Environment Department earlier. But then the Science and Technology Department felt that it can be brought under the ambit of Science and Technology Department so that it will work in line with the other institutes so that interdisciplinary research can be encouraged. So we have brought in ICCS also under Science and Technology Department, basically looking at the natural calamities which are being faced by the Kerala state. And the other thing is, in 2018 onwards, Kerala has been hit with different viruses. So we also have started an Institute of Advanced Virology formally in this year, though the initial foundation was laid 2 years back. So in addition to all these institutes and the council headquarter activities, which facilitates human resource development, technology development, women in science, science popularization, and all those things, we also have 3 grant-in-aid institutes where specific research is being taken at the ground level. One of them is Integrated Rural Technology Center and Community Agrobiodiversity Center. And there is also a sophisticated test and instrumentation center, which is supported by DST for the instrumentation. It's very similar to the SAFE of DST at different locations. And we have hosted it in Cochin University of Science and Technology. It's a tri-party agreement, which is between DST, Cochin University, and the Kerala government. On behalf of Kerala government, council is acting on that. So in terms of performance of the council, we in the last financial year, I should say it was excellent. But in this current financial year, probably because of the COVID-19 impact, the output has become a little less, not very less. We could get a large number of publications, research publications in good refereed peer-reviewed journals. And many of the people could be supported for attending conferences. Then we have plant accessions and gene bank accessions, which is around 1,500 we have developed. And we could also facilitate through fellowship 69 PhDs in the last financial year. So Kerala State Council also gives research fellowship very similar to DST and CSIR. And in the same pattern, we also conduct exam, but it's exclusively for the Kerala students. And we also have different scientific conferences attendance supporting the people. And we give research fellowships, postdoctoral fellowship and all. So overall, the performance of the council was very good in the last financial year. We had the opportunity to host for the first time the National Children's Science Congress in the year 2019. Thanks to DST, we could get around 652 child scientists participated all across the country.
and organizers, I mean, the escort teachers were around 228. And the feedback we got was very good from all of the people. And one of the unique programs of Kerala State Council for Science, Technology and Environment is the Kerala Science Congress, which is organized every year in the last week of January, specifically in line with the Indian Science Congress. It's a very similar way, but it is specifically for the Kerala-based researchers. And last year's theme was again, since we had hit with the floods consecutively, we found that climate change and its impact was the resilience was the theme. We also have some programs which promotes science literature, and then we give a science literature award, and we also, as usual, celebrate important days. But in this year, we could not celebrate many of those days, but then we were able to do some of them virtually, and organizing the webinars to celebrate all of them. Then our R&D institutes take parts in various activities in general, and they do organize conferences, they do organize workshops, and the Institute of Climate Change Studies have done a brainstorming session to revamp its activities, and we are now participating or collaborating with IIT Madras and IIT Bombay to develop a good institute into studies. Institute of Advanced Virology is the latest addition to the series of institutes, and which was inaugurated recently formally, and then it started functioning. And in the premise of COVID-19 and other, it is not exclusive for COVID-19, but it basically do research and other activities in the premise of viral attacks. Then we have a Sri Ramanujan Basic Science Institute, where we are actively organizing different workshops and other things. These were science, technology and environment. So recently, or 2 years back, the government felt that we should also actively participate in the biotechnology development. And we started a Kerala Biotechnology Commission, and it's now actively taking place, doing some activities to promote biotechnology entrepreneurship, biotechnology education. Then we have also proposed several programs to the DBT for funding related to that. So to just brief you about the significant achievements in this thing, one of the unique programs of Kerala State Council is a program called PAIR, basically partnering academy and industry in research. So what we do is, an industry, if they want a specific research to be conducted for their own industry related problems or as a product development, so we have a provision for partnering with an academic institute. Then all three of them supports, and either a PhD student or a postdoctoral student work on that problem. And this was started 2 years back. The third one is in running now, and we are hopeful of getting another 3 this year. And one the prominent thing is, one of the projects which was for developing a Raman spectrophotometer, the low cost, which was successful, and it fetched around the 2020 CSIR Technology Award. And the other issues were, one of the achievement by one of the R&D institutes is CWRDM, Center for Water Resource Development, has been inducted as a partner along with IIT Bombay for an upcoming mission by NASA for monitoring the lake water levels through microwave remote sensing. And one of the things we felt is, many times the research scholars and the researchers do not know if they wanted to conduct an experiment, whether there is an equipment available at some university or not. And what happens is, when they submit project proposals, especially the faculty members of different universities and institutes, we found that there are multiple requests for the same equipment from the same departments or the same institute. So what we have developed this year is, we have developed a portal called Research Equipment Awareness Portal of Kerala, REEPK we call it as, where anybody can just search in and find out if there is an equipment available at different institutes. The next level, what we are going to do, upgrade this into facilitate access for research scholars for conducting experiments
if they are not at a different university or if their university do not have the facility. And other point is one of the treatment methods which was developed by CWRDM for agricultural practices in irrigation was included in the package of practices by Kerala Agriculture University, which will be disseminated to the farmers. And we have also received a 50 lakh project from the Indo-Egypt Collaborative Program, which is again through DST. We have signed several MOUs in connection with botanical garden and the conservation of different species. IIT Palakkad has recognized 2 of our research institutes as research centers. And one of the institutes have done a digitizing format, upgraded all their plant species and available records into digital format using QR code. So visitors can easily get to know the details of the plants and species which they are visiting. The Kerala Forest Research Institute has come up with a DNA barcode tool for certification of commercial bamboos and DNA barcodes for authentication of Ayurvedic raw drugs, and DNA fingerprint is provided as court evidence to prove authenticity of illegally seized wood for Kerala Forest Department. These were some of the achievements, and I think in general, I would also like to thank DST for the wholehearted support which has been given to us consistently for every year, and we do expect the same in future also. And any collaborative project, whichever is possible, we can always take it up. Thank you very much. Thank you, Dr. Sudhir, for giving an extensive the science, technology, and the innovation ecosystem of Kerala, and that actually become a model for many of the the state and the S&T councils. They're orienting now towards mainly the catalyzers of these STI ecosystems rather than a knowledge organizations which are here. Many of the in the states they have. So thank you very much, and probably the other states will take the advantage of your, the experience and the infrastructures what the state has created. And thank you very much. Now I would like to request Dr. Vanlal Ramsanga, the Commissioner Secretary of Planning of Science and Technology, representing Honorable S&T Minister, Government of Mizoram. Good evening, everyone. Honorable Union Minister for Science and Technology, Dr. Harsh Vardhanji, Honorable Minister for Science and Technology of the State's Government, senior officials of government, of Indian state government, ladies and gentlemen, I am representing the state of Mizoram on behalf of Honorable Chief Minister, Science and Technology. We sincerely thank Honorable Union Minister and his team at the Ministry of Science and Technology for taking the state government on board and the state S&T Council in making a central policy process. We are actually very happy that the ministry is pursuing to strengthen Science and Technology Council in the state. We see it as a necessity to have better impact at the primary or grassroots level, as the state Science and Technology Councils are the backbone of S&T development in their respective states. Our capacities, scientific and organizational structure, as well as human resources have to be strengthened. If we could focus more on strengthening the Science and Technology Council, the channel and pace of science and technology development and delivery of science, technology, and innovation output in the country would be significantly accelerated. And in this regard, I would like to emphasize only 3 important issues. First is the need to create common platform for transfer of technologies. There is a dire need for common platform for navigation and transfer of various technologies developed by central government and state government labs and institutes. This is like a pooling of technology and innovation facilities in the country, and to leverage all existing facilities for innovations. Secondly, the science and technology initiative need to have improved linkages industries so as to promote innovation for the socio-economic benefit of the people. One way to do it is through commercialization of technologies for grassroots innovators. A systematic and friendly commercial environment for technologies developed by grassroots innovators may be created in Mizoram,
we have actually developed Innovation Facility Center to do just this, and we hope that this will provide better linkages with grassroots innovators, industries, and enterprises. Thirdly, I would also like to emphasize on the need to put more trust on bioeconomy and its sustainable exploitation to improve better income for the people. In this regard, I'm very happy to note that India's Bioeconomy Report 2019 developed by Biotechnology Department highlighted the rich resources available with India, particularly the Northeast region. And Mizoram is one of the high potential state in bioeconomy. We need to put more emphasis on the sustainable use and development of bioresources in the country by establishing a symbiotic relationship between the central and the state government to leverage the rich bioresources in the country. I once again thank the ministry for taking on board the state councils in its policy-making process, and I hope that the new science, technology, and innovation policy being developed by the ministry would actually cover all this process as well. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your, the enlightening the views and the overall the view of the, the state of Mizoram for the development of the state as well as the national developmental process. And I now want to request Sri Kamlesh Kumar Pant, the Principal Secretary of the Environment, Science and Technology, representing Honorable Science and Technology Minister of the state of the government of Himachal Pradesh. Sri Pantji. Namaskar, sir. My name is Namaskar. Namaskar, sir. My name is Sudesh Kumar Mokta. I am Director in Environment and Science Technology. Sir is just joining, sir. Okay, no problem. So no problem, please. फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौका दिया। जैसा सर सब मुबारक भी देते हैं आपको, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो 22 से 25 दिसंबर तक है उसको आप बना रहे हैं, और इसी आयोजन में आपने साइंस जो कॉन्क्लेव यहाँ पर रखी है जो कि कारगर साबित होगी हमारे लिए। सर, हिमाचल प्रदेश का परिप्रेक्ष्य हिली स्टेट होने के कारण थोड़ा सा अलग रहता है। हिली स्टेट में हमारे पास अपनी यानी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, और इसी लिए हमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी को जो इंटरवेंशन है उसमें भी हमारा जो रोल है या फिर हमारी जो नीड है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। ज़्यादा डिटेल में सर अभी पंत साहब हमारे ब्रीफ करेंगे, लेकिन जो हम फील करते हैं जैसे जो हमारे लिए की सेक्टर्स है जैसे बायोडाइवर्सिटी है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, और जो क्लाइमेट चेंज के कारण इन दोनों पे असर हो रहा है उसमें हम टेक्नोलॉजी का कैसे इंटरवेन कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी हिमाचल में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और मेडिसिन प्लांट्स में एक अलग सा स्कोप है, क्योंकि हिल का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक जैसे एप्पल्स है और मेडिसिन प्लांट्स है, उसमें कैसे हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका हमारे पास काफ़ी अच्छा स्कोप है। बाकी सर रेन वाटर और स्नो वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्रेशर इन पे आ रहा है, हम वाटरशेड भी है, हम इकोसिस्टम कई स्टेट्स का सर्वाइव भी करते हैं। सर पंत साहब भी आ चुके हैं, काइंडली सर, प्लीज सर। आपने बोला शुरू कर दिया तो प्लीज सर। Yeah, good evening and welcome, Pant Sahab. And I think we'd just waiting for you to the share the view of the state of Himachal Pradesh on this occasion of State Executive Minister. Yeah, thank you, and I'm sorry I had to rush for a few minutes for a urgent meeting, and but I have been following what is happening in the conference in the morning and in the afternoon also. So let me start with my brief comments on the conference. So it is indeed a pleasure to participate in this 6th edition of the India International Science Festival, which started yesterday, and which is being organized by Ministry of Science and Technology. I commend the Ministry for holding science festivals, which have been a regular program for the ministry, and basically the objective has been to promote scientific temper, exchange of knowledge and ideas also, which is also the stated objective of our state government department also. And this time I believe it is being organized under the themes for self-reliant India and global welfare, and making science, technology and innovation a tool for Atmanirbhar Bharat
but also for global welfare also. So let me say that I am indeed honored and very happy to be here. Our Science and Technology Department is held by our Honorable Chief Minister, who has deputed me to be part of these deliberations, and it is my privilege to be speaking on behalf of the state government on and our. We will be sending. Sharing the message of our Honorable Chief Minister through this conference. During last 3 decades, our council has undertaken many programs for popularization of science and technology, including how it could be used for betterment in rural and remote areas. Himachal is especially benefited by this effort because of we are having a lot of rural and remote areas where science and technology can play a very important role and be a real problem solver. The council, our Science and Technology Council also advises our government on policy and measures necessary to promote science and technology for the achievement of the social economic objectives of the state. And we supplement the activities of state government in the field of science and technology. We have various divisions in our Science and Technology Department and in the council: Biotechnology, R&D, Climate Change Center, HP State Biodiversity Board, Remote Sensing and Geoinformatics Application Center, and Patent and Technology Management Center, etc. If we talk about the state-specific policy, then in the context of hill state like Himachal Pradesh, with its peculiar geographical constraints and challenges for development, role of science and technology becomes even more important. And we intend to harness the full potential of science and technology related interventions to promote development and progress in state of Himachal Pradesh. The state is also in the final stage of formulation of our Science, Technology and Innovation Policy 2020, which is likely to be notified soon. The priority areas envisaged under the SCI policy of the state are creating ecosystem for innovation, science and technology related interventions for self-employment for livelihood security, infrastructure and human resource development, sustainable management of natural resources, clean and green technologies, delivery systems for science and technology output, institutionalization of strategies and action plans with the state government departments related to science and technology, and linkage and synergy with the UN Sustainable Development Goals. In the state science and technology policy, the pressing changes of related to energy, environment, and climate change, food and nutrition, water and sanitation, habitat, affordable healthcare, skill building and employment, etc., have been addressed, and we are working with various departments to address these issues with inputs related to science and technology. Also, at the state level, the government and the council has actively supported in setting up of 11 incubation centers in various academic institutions under the Chief Minister's startup scheme, with the vision to turn the educated youth from job seekers to job creators. Under the scheme, government supports a monthly sustenance allowance of rupees 25,000 per month, and also we support marketing and commercialization for these youth up to the limit of rupees 10 lakhs. I hope the innovative programs of Defense Council through intervention of Department of Science and Technology will pave the way for fast development of the states. I also hope that today's conclave would further strengthen our collaboration in the field of science and technology and innovation with the active guidance of Government of India to build up a strong center-state relationship in the field of science and technology. And I assure you that Government of Himachal Pradesh will carry forward all the programs of the along with the national priorities in the field of science and technology, and we are committed to it. Lastly, the issues and the concerns from the state's perspective and areas where we could coordinate with other states and share our experiences and our best practices, I would like to mention those also. These include integration of the national and state policy, because for a effective working of the science and technology, there has to be cohesiveness between the national and state policy.
the other concern and other area we could share best practices is SNT based, science and technology based interventions to meet out the objectives as envisaged in the Sustainable Development Goals. This could be a very promising area for sharing experiences and best practices. Number 3, science and technology based interventions in core areas like climate change, agriculture, horticulture, food security, cryosphere and disaster management, etc. I believe there is a tremendous potential for sharing and learning from each other in these areas. And lastly, application of science and technology based tools to reduce inequalities, to further the objectives related to development and general improvement of our population in the rural and remote areas. That could be another area where we could learn and share experiences with other states. So these are our brief introduction to the state of Himachal as far as the science and technology department is concerned, and our concerns and areas where we would like to collaborate and cooperate with other state governments, and not only learn from them, but also share our experiences and our best practices. While concluding, I would like to thank the organizers for facilitating the participation of the state in this festival and giving us an opportunity of sharing our experiences, sharing our issues, and giving a platform for all of us to collaborate. I also thank all the participants in this conference for giving a patient hearing. I thank the organization again. Thank you. Thank you, Panji, for highlighting the spirit of cooperative, federalism through the tool of science, technology, and the innovations, and definitely the the Himachal the experience will be useful for others. Already especially the hill regions, there are a lot of interactions, but many things we can learn also for the other states, and definitely like your guidance in these interactions will be of value to us. Thank you very much. And I want to the request Sri Selvi Apurva, Principal Secretary of Higher Education, Government of Tamil Nadu, to represent the Honorable SNT Minister, Government of Tamil Nadu, for your comments, sir. Sri Selvi Apurva. Is it there? If he's not there, then I request Dr. Jatinder Kaur Arora, who is who is representing the Honorable Minister of Science and Technology, Government of Punjab. Madam, Dr. Arora. Sure. Dr. Sir, am I audible? Yeah, you're audible. I think at the outset, I thank Dr. Harshvardhan, Union Minister of Science and Technology, for recognizing and stating that SNT councils can play a very powerful role in bringing science, technology, innovation at center stage, thereby contributing to overall national development. It is indeed the initiative of Department of Science and Technology, Government of India. It is because of that the state SNT councils were set up to serve as the state level nodes of DST, Government of India, and support the state government on all matters pertaining to science and technology. The proactiveness of DST in providing this platform to strengthen center-state cooperation through science and technology councils is indeed laudable. I assure that states like Punjab can help the country to be among the front runners. India has recently positioned itself in the top 50 most innovative nations. The state councils can help states contribute towards nation further taking leap in positioning itself in, I would say, in the very soon among the top 10 most innovative nations. That's our wish, and we hope it will really come true and very soon, I would say. For that, but I would like to mention that the state SNT councils need to be well plugged into the national circuit, so that they can truly act as the apex bodies for ensuring the percolation of country's vision at the state level.
For that, the state S&T councils need to be empowered for one, strengthening the STI ecosystem and innovation capacities within the state, so that they actually serve as the node for assessment and management of STI information and its flow to the center and vice versa. And two, I would like to say that DST has mandated S&T councils to map the STI needs of the state. The councils also need to map future, STI infrastructure needs. And these needs, once identified, need to be translated into focused programs, with the support of DST. Also, I would like to give a suggestion here that the state S&T councils need to develop state researchers networks, which can then be plugged into the, again, the national circuit in terms of connecting them with the national and international researchers. I think, as I said in the beginning, this would go a long way in actually translating country's vision at the state level. Then, to align the research priorities of universities and institutions with the unmet technological needs of industry. Industry was one sector which was highlighted by Principal Scientific Advisor also in the morning. To address their unmet needs, industries and institution clusters need to be set up. We've already made a beginning in that direction. We've mapped unmet needs of secondary agriculture sector, about 350 industries, and have set up 5 such clusters, in different geographical locations of Punjab. We wish to do it in other, priority industrial sectors. There are about 15 of those. I think this model is again worth emulating, and support of DST is required for this, and also for taking forward the cutting edge areas like, say, Industry 4.0. Technology roadmaps need to be developed, for which again the councils can play a very pivotal role. Another area, while we were talking to the research institutions in Punjab, one priority need that came up was that there is a strong need to build capacities for commercialization of potential technologies. Here I would like to say that DST has set up patent information centers in the states which are supporting innovators for IPR issues. These need to be strengthened to serve as tech transfer facilitation offices, by strengthening both through financial support as well as the technical strengthening by linking patent information centers with the centers of excellence, not centers of excellence, but the organizations which are truly into tech transfer facilitation, to build our capacities for that. And I would like to share that Government of Punjab has already launched Mission Innovate Punjab for synergizing STI ecosystem to enhance competitiveness, boost growth, create quality jobs, and achieve sustainable development goals. Punjab has also played proactive role in generating inputs for new national science, technology, innovation policy through extensive state level consultations. We are also now striving to develop the state STI policy in line with the national policy. We also have a huge success story created through a research rural innovation application center. Dr. Datta was mentioning in the previous session that there could be some projects which could create huge impact. Here I would like to mention that we are very keen to take this initiative forward and convert it into a rural accelerator, rural innovation accelerator, wherein state government would also help in putting in a seed fund. If DST could help us, many startups which are focusing on the grassroots innovations can be, honed here, nurtured here. And again, one suggestion which I gave in the previous session, maybe within this financial year itself, if
DST and through S&T councils can start a focused programs to map the grassroots innovations with the National Innovation Foundation as the mentor organization. Then we can come up with a uniform framework, and every year we could come up with a document which will highlight the grassroots, which would actually map and highlight the grassroots innovations of the states. I think with that, I would like to say that thanks to Dr. Debapriya Datta and Dr. Rashmi, in the past 1 year, 1.5 year, the state S&T program division of DST and state S&T councils have been meeting much more frequently as compared to the previous years. I'm sure that the increased center-state cooperation will go a long way in enhancing innovation capacity of the country. Thank you once again for providing this platform to share our views. Thank you. Thank you, Dr. Arora, and I thank all the honorable the ministers to be here. So first of all, our own ministers, and the other the honorable ministers from Madhya Pradesh, the Puducherry, then the secretary DST from Rajasthan, the honorable minister from Telangana, from Uttar Pradesh, and the principal secretary from Kerala, then Mizoram, and Himachal Pradesh, and also from Punjab. So I think the message, what I'm going to close. What we have seen that in the current time, the India's growth in science and technology and the innovation is recognized, as already Dr. Arora just informed, that India is among the 50 nations, actually exactly the 48, which become from last year 52 to 48 in terms of innovation index. And in terms of the scientific research publications, the India, as far as the NSF, is third, and as far as the Scopus index, is fifth. And this would not have been possible, obviously, into the state level contributions into this. But let us try to remember the human resource development index. India this year has slipped down 1. So now it is our the responsibility that how this development in the knowledge can be made the relevant for the development of the majority of our the population. So I think with that the understanding and the directives, many of the the innovative directives from the honorable state ministers and the higher officials, and with the now I think it is our the duty to start in implementing it in the coming 1 year through our S&T councils and the the SSTP programs into the pathway. And I would like to thank all of you. From the morning itself, you are with us. And so before I conclude, I just want to, though this is not in the formal the meeting, it is there. I just want to ask Professor Satish Agnihotri for his last comment. Sir. Yeah, thank you very much. But I would say from here onwards, we just need to do what Arjun did, focus on the eye of the bird, forget about the river, the forest, the tree, etc. I think post-COVID restoration of economy, to what extent we can use technology and innovation for it, and science and technology councils, if they focus on it, I think they would have done more than their share of the job for the society. I wouldn't say anything further. I think people had a long day. But if we just focus on this, I think we will be able to look back after 1 year in satisfaction at the contributions that we have made. And the point which Inder had made, that collaboration between two states, I think that is something which is very important. If we can bring that, then the team game can actually begin. So we would have then practiced what we preach. With that, I think I will
And then I think, thank you very much, sir. And I hand it over now to Dr. Anil Kothari, the Director General of Madhya Pradesh Council of Science and Technology, for his vote of thanks. Dr. Kothari, please. Yeah, very good afternoon to all. On behalf of whole organizing committee of State Science and Technology Ministers Conclave, first of all, I would like to give vote of thanks to our today's chief guest, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय मंत्री, भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के, जिनकी परिकल्पना एवं प्रेरणा और सतत मार्गदर्शन से ये IISF 2015 6 गतिविधियों के साथ प्रारंभ होके इस वर्ष IISF 2020 41 एक्टिविटीज के साथ में न केवल भारत में अपितु पूरे वर्ल्ड में एक विशिष्ट साइंस फेयर के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। माननीय हर्षवर्धन जी की उपस्थिति और उद्बोधन हमेशा ही हम सबको प्रेरित करते हैं और आगे काम करने के लिए, और हमें विश्वास है कि IISF 2020 की थीम आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण के अनुरूप उनके नेतृत्व में सारी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी और स्टेट काउंसिल्स अपना बेस्ट देने के लिए कमिटेड है। हम सर पुनः एक बार आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम आभारी हैं पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए माननीय मंत्रीगण, आदरणीय श्री अशोक चौधरी जी बिहार से, श्री माइकल लोबो जी गोवा से, श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी मध्य प्रदेश से, श्री कन्ना स्वामी जी पांडिचेरी से, श्री सुभाष गर्ग जी राजस्थान से, श्री इंदिरा करण रेड्डी जी तेलंगाना से, श्रीमती नीलिमा कटियार जी उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने अपने वैल्यूएबल सजेशन से इन कार्यक्रम को सफल बनाया और उनकी गरिमा में उपस्थिति भी हमारे इस कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। हम आभार व्यक्त करते हैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जो विभिन्न स्टेट्स में हैं उनके प्रमुखों के प्रति, जिनकी वैल्यूएबल सजेशंस और ग्रेसियस प्रेजेंस हमको इस कार्यक्रम में सक्सेस के लिए मिली। हम आभारी हैं प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार हैं, जिनने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अपनी गरिमामयी उपस्थिति एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन हम पूरी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी को इस कार्यक्रम में हमें दिया। हम आभारी हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, सचिव भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के, जिनका कांस्टेंट गाइडेंस हमको इस कार्यक्रम के दौरान भी मिलता रहा है और उद्घाटन सत्र के अवसर भी आपके वैल्यूएबल इनपुट्स हमको मिले हैं। हम आभारी हैं कार्यक्रम के प्रथम सत्र के अंतर्गत, जिसमें डिफरेंट जोन में हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स के गतिविधियों पे आधारित प्रेजेंटेशंस, जिसमें श्री CD मुंगायक जी ने अरुणाचल प्रदेश से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी डोभाल ने उत्तराखंड से, प्रोफेसर S प्रदीप कुमार जी ने केरल से, और श्री MAS मणिकर जी महाराष्ट्र, श्री CS राव जी छत्तीसगढ़, अनंत कुमार जी बिहार ने अपने पूरे देश की काउंसिलों का अपने जोन वाइज प्रेजेंटेशन करके हमको ये बताया कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स का क्या स्टेटस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में और किस तरह की गतिविधियां वो आगे ले जा रहे हैं। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी एवं प्रोफेसर सतीश अग्निहोत्री जी बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज पे ऑलवेज हम लोगों को उनका गाइडेंस मिलता रहा है पूरी काउंसिल्स को, लेकिन द्वितीय सत्र में बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोगों को एक नई दृष्टि उनके गाइडेंस से मिली। हम उनके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम आभारी हैं डॉक्टर देवप्रिय दत्ता जी, साइंटिस्ट जी एंड हेड सीड SSTP and NGP डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
जिन्होंने कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक के रूप में न केवल इस कार्यक्रम को डिजाइन किया, डेवलप किया, पूरे देश में एक इंटेंस डिस्कशंस करके इसकी थीम को डिसाइड किया और आज हम सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू दत्ता सर। हम आभारी हैं आयोजन समिति के अन्य एक्टिव मेंबर्स, डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर चारू वर्मा जी, निस्केयर CSIR, इनका बहुत ही एक्टिव कंट्रीब्यूशन इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए रहा। वी आर थैंकफुल टू देम। डॉक्टर अरूप मिश्रा जी, सुश्री शोभना जी, उनका भी कंट्रीब्यूशन इस प्रोग्राम को डिजाइन और सक्सेस करने के लिए रहा है। वी आर आल्सो थैंकफुल टू all dignitaries and experts who have present during the whole day in different sessions and make this program successful. So sir, we are thankful to all. हम आभारी हैं कार्यक्रम के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये IISF 2020 वर्चुअल मोड में हुआ है। तो IT प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए टेक सपोर्ट टीम, we are thankful to them for providing us such an excellent platform for organizing this program. अंत में एक बार पुनः हम सभी के प्रति ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आभार व्यक्त करती है और इस कार्यक्रम की सक्सेस के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली who have contributed, we are thankful to them also. Once again, I am thankful to all. Thank you very much. So thank you all, and so with this new resolve, and you know, as we have discussed all over the whole day, we take a leave from here. Thank you for being. Thank you. No, thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, Datta ji. Thank you. Just one request. Whoever is here, can we just put our you know, the camera on and can on the screen? Can we have a photograph? Because you know. Is it possible? Charuji, is it possible? Yes. Karan, just take the photograph, but few of them have already left. Yeah, but whoever is here, like, you know, there are around 35 people here. Okay. Karan, please take a photograph. Just put on your camera, please. Put on your camera. Yeah. And thank you to Kothari ji also. Nobody kind of, Yes. yeah, thank you. Yes. Yeah, I think this is the, and thank you, Madam Khatiyar ji. I think पूरे दिन आप हमारे साथ जुड़े हुए, ये बड़ा हमारे लिए बहुत you know, encouraging है बहुत. Sir, those who are in the Zoom platform, they can't be coming in the window, sir. Yeah, they cannot be coming on the window, sir. Just I'm enabling. Just 1 minute. I'm enabling. Just 1 minute. Yeah. Sir. Yeah, I will enable it. Just a minute. आपको participants list पे जाके मैं attendees को सभी को कर देता हूँ. Promote to panelist सभी को कर देता हूँ मैं. Panelist. Promote to 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 panelist. I think almost all are here. Yeah, are you here now? Yes, sir. Yes, thank you. Please put on your, you know, put on your camera so that we can see. Please, thank you. And Shobna Pathak ji हमारे साथ अभी I think she is in some vehicle. We can see she has joined us through in a vehicle. Yeah. So Mankar ji, sir, Agnihotri ji, acha, you have number of connections. Yes. So please have it like, you know, cheese and can have a good photographs. Thank you very much. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Namaskar, Dhanabad. And Happy New Year to all of you. Thank you so much, sir. Happy New Year. Thank you.
Yes, madam. Ma'am, नमस्ते, नमस्ते. I am fine, ma'am. वो आपका पेपर रह गया है हमारे के भारत सरकार का आज मीटिंग चल रहा था